मुहामुही के प्रायोजक हैं अंगीठी फाइन डाइनिंग एंड बैंक्वेट हॉल, पटना। नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे सामने है एक ऐसी हसीना जिसके लिए दो दो मुल्कों के नौजवान बहा देते हैं बाल्टियों पसीना। इसीलिए हमने भी बिछा दी है चटाई, क्योंकि मुहामुही की खिड़की पर छन्नो है आई। छन्नो बोले तो द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, द मोस्ट स्टाइलिश पाकिस्तानी क्वीन वीणा मलिक। वीणा जी, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी करते हैं आप। ये तो आप ही की शायरी है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मुझे अपने हाथ की सुरक्षा के लिए बिहार के डीजीपी को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। क्योंकि बिहार और झारखंड के सारे गब्बर मुझे कहने वाले हैं कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये तो बहुत एजाज और फख्र की बात है मेरे लिए। मुझे नहीं मालूम था कि बिहार में मुझे इस कदर चाहत मिलेगी, और ये तो और भी अच्छी बात है कि यहाँ के नौजवान मुझे बहुत चाहते हैं। बिल्कुल, हो सकता है पटना में कहीं मेरा कोई सजना हो। हम देखते हैं कि पटना में कोई आपका सजना निकल कर सामने आता है कि नहीं आता है। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला हम और आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। वीणा मलिक आज पाकिस्तानी नहीं लगती। अगर कपड़ों के मामले में कंजूसी करना वो छोड़ दें तो शक्ल सूरत से बिल्कुल नेक्स्ट डोर गर्ल लगेंगी। बातचीत के लिहाज से देखें तो यहीं कहीं लखनऊ या अलीगढ़ की लगती हैं। विवादों में रहने के लिए आप चाहे उनकी जितनी आलोचना कर लें, लेकिन एक बात के लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के कठमुल्लाओं का मुकाबला वो पूरी बहादुरी के साथ कर रही हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक मध्यवर्गीय परिवार से निकलकर हिंदुस्तान में इस तरह छा जाना कोई मामूली कामयाबी नहीं है। हालांकि इस कामयाबी में काम कम, कंट्रोवर्सीज ज्यादा हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ से लेकर हिंदुस्तानी बिग बॉस अस्मित पटेल तक से उनकी मोहब्बत के किस्से सुर्खियों में रहे। बतौर कॉमेडियन करियर की शुरुआत करने वाली वीणा मलिक अब ड्रामा क्वीन बन चुकी हैं। फिल्म गली गली में चोर है के छन्नों वाले आइटम नंबर से बॉलीवुड में उनकी जगह पुख्ता हुई है। महंगी हुए हैं अंगड़ाई, महंगी हुए हैं अंगड़ाई, जब से छन्नों है खिड़की पे आई। दाल में कुछ काला है में उन्होंने ऐसे लटके झटके दिखाए कि पूरी दाल ही काली हो गई। मुंबई 125 KM में अभिनय से ज्यादा सुर्खियां निर्देशक हेमंत मधुकर के साथ रिश्तों को लेकर बटोरी। फिल्म सुपर मॉडल में प्रियंका चोपड़ा की नकल करती नजर आएंगी। वहीं कन्नड़ वाली डर्टी पिक्चर में उनकी कोशिश है कि हिंदी वाली डर्टी पिक्चर से भी ज्यादा गंदगी फैलाई जाए। वैसे FHM मैगजीन के न्यूड फोटोशूट के जरिए गंदगी का क्लाइमैक्स दिखाने का आरोप उन पर पहले से है। वीणा मलिक को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक सवाल ही सवाल हैं, बवाल ही बवाल हैं। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में कई लोग उन्हें कच्चा चबा जाने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में कामयाब होना न सिर्फ उनके करियर के लिए बल्कि उनकी जिंदगी के लिए भी बेहद जरूरी है। खासकर मलाला के साथ अभी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बाद निश्चित रूप से वीणा मलिक का डर भी बढ़ा होगा। वीणा मलिक से वे सारे सवाल करेंगे जो एक आम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के मन में उन्हें लेकर उठते रहे हैं। देखते हैं वीणा में कितनी ब्यूटी है और कितना ब्रेन है। बिल्कुल खुला खुला माहौल है। ठीक है। कीड़े मकोड़े भी जो है आप पर आसक्त हो रहे हैं। जी, अब कीड़ों पे तो किसी का बस नहीं है, आपका हमारा बिल्कुल बस नहीं है, सो इट्स ओके। नहीं, मुझे लगता है कि कीड़े भी, जैसे एक हिंदी फिल्म का गाना था कि मच्छर भी आशिक हो तुम पर तो क्या करें, तो मुझे लगा मच्छरों का इश्क कभी कभी काफी खतरनाक होता है, क्योंकि काट के चले जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। वीणा जी, पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कि क्या आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है अभी? नहीं, क्यों, मैंने ज्यादा कपड़े पहने। कभी कभी ज्यादा कपड़े पहन लेती हूँ। साड़ी असल में मुझे काफ़ी इंडियन ड्रेसेस में आई थिंक मुझे साड़ी मेरी काफ़ी फेवरेट है और मैंने बहुत कम पहनी है, लिहाजा
अभी जब मैं यहाँ पर आ रही थी पटना में, तो मैंने काफ़ी सोचा कि मैं ऐसा कौन सा लिबास पहनूं जो यहाँ की रिवायात, रस्म और तमाम चीज़ों को इंडिकेट करे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि एक तो आपने ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं और दूसरा आपने आज जो है एक अंगीठी भी सुलगा दी है। जो अंगीठी हमने आज सुलगाई है, मेरा ख्याल है कि काफ़ी जलने वाली है, क्योंकि पटना के लोगों का जो खाने पीने का शौक़ है वो काफ़ी निराला है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो, खाने पीने की कॉज के लिए आई मैं पटना में। है, आपको देखने से पता चलता है कि आप कितना खाती पीती हैं। हाँ, काफ़ी। अगर आज से आई थिंक 6 महीने पहले आप मुझसे मुलाकात करते थे तो आप सोचते थे वीना जी क्या हिंदुस्तान में आपको खाना नहीं मिलता। और अभी मेरी अम्मी मुझे पूछती है कि बेटा लगता है हिंदुस्तान में काफ़ी खाना पीना और प्यार मिल रहा है आपको। वीना, जो आप लोगों के फैंस होते हैं वो अक्सर ये सोचा करते हैं कि मोटी मोटी स्वेटर पहनकर भी हमारी सर्दी ठीक से नहीं कटती और ये हमारी मॉडल्स, हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो सर्दी के मौसम में भी बेहद कम कपड़ों में, बिना कांपे, बिना सिकुड़े कैसे अपना सारा काम। यकीन कीजिए कि हमारा जो कारोबार है वो किसी मजदूरी से कम नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सर्दी में सिसक रहे हैं, बहुत ठंड है, मगर उसके बावजूद आपको चेहरे पे ऐसे मुस्कुराहट लानी है कि सर्दी तो हमें लग ही नहीं रही। इसी तरह जहाँ पे छोटे कपड़ों का सवाल है, आप यकीन कीजिए कि अगर नॉर्मल ज़िंदगी में आप मुझे देखें जिस तरह से मैं सेट्स पे जाती हूँ, आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल गर्ल। अगर हमें कोई कपड़े पहनने होते हैं तो वो अपने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से पहनने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ एक्सपोज करने का शौक़ है। इसी तरह जैसे अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप यकीन कीजिए कि पिछले 5 दिन से मैं डर्टी पिक्चर का गाना शूट कर रही थी और पिछले 5 रातों से मैं सिर्फ आधे घंटे के गैप में सोई हूँ। और मैं अब देखें आज चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के, शायद कोई भी नहीं जानता होगा कि वीना मलिक पिछली 5 रातों से सोई नहीं है। लिहाजा मैं समझती हूँ कि हमारा काम जो है वो किसी मजदूरी से कम नहीं है। नहीं, ये तो आप लोगों का दर्द है और इस दर्द पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि सर्दी आप लोगों को भी लगती है। हाँ, सर्दी भी लगती है, दिल भी दुखता है, खुश भी होते हैं, हम इश्क भी करते हैं, दिल टूट भी जाता है, रोते भी हैं। हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं हैं। रोबोट्स नहीं है। और ये डर्टी पिक्चर अभी आप कर रही हैं, जैसा कि आपने बताया कन्नड़ में मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हिंदी वाली डर्टी पिक्चर थी वो ज़्यादा डर्टी थी या ये जो कन्नड़ वाली डर्टी पिक्चर होगी वो ज़्यादा डर्टी होगी? होनी तो मेरी पिक्चर ज़्यादा डर्टी चाहिए क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन आता है वो हमेशा पहले के वर्जन से अच्छा होता है। हाँ। मगर डर्टी पिक्चर सिर्फ डर्टी नहीं है, उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। एक लड़की की कहानी है सिल्क की, जो कि बहुत ही दर्दनाक कहानी है, मगर उस दर्द में कहीं कहीं पे प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, कहीं पे हंसी मजाक भी है। एक लड़की की कहानी है कि किस तरह से वो मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजरती है। और उस फिल्म के लिए काफ़ी मुझे खाना पीना भी पड़ा, काफ़ी मोटी हो गई हूँ मैं। पूरी की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भोजपुरी लैंग्वेज में भी आए फिल्म तो ज़्यादा डर्टी होगी हिंदी वाली फिल्म से, तो क्या यह माना जाए कि विद्या बालन से ज़्यादा डर्टी वीना मलिक है? वेल आई थिंक अगर विद्या बालन जी के साथ अब मेरा अगर कंपैरिजन भी कोई करता है तो ये बहुत फ़ख्र की बात है। उनको इंडस्ट्री में 10, 12, 15 साल का अरसा हो गया, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा का अरसा हो गया, और मेरा अभी दूसरा साल है। और फ़ख्र की बात है कि करियर के आगाज़ में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल ओरिएंटेड रोल्स मिल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि कंपैरिजन तो कोई नहीं है, लेकिन एज एन एक्टर यस, बेशक मैं जूनियर हूँ, मगर एज एन एक्ट्रेस होने के नाते मैं किसी भी बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस से मुझे नहीं लगता कि मैं कंपैरिजन करने से या मुकाबला करने से कभी भी मैं कोई घबराती हूँ। हालांकि मेरा असल मुकाबला मेरी खुद की ज़ात के साथ है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे लगता है कि बिहार झारखंड के लोगों की उसमें काफ़ी दिलचस्पी होगी। आपने कहा कि आप चाहती हैं कि आपकी फिल्म भोजपुरी में भी आए। जी बिल्कुल। तो क्या आप भोजपुरी वर्जन चाह रही हैं डर्टी पिक्चर का, या भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए आप तैयार हो? वेल जो डर्टी पिक्चर है वो भोजपुरी लैंग्वेज में भी डब होगी, जैसे कि हिंदी में डब होगी, इंग्लिश में डब होगी और भोजपुरी में भी होगी। और मैं यकीनन चाहूँगी कि भोजपुरी में लोग जो हैं वो बिहार में मेरी फ़िल्म देखें। ये मेरी ख़ुद की ख्वाहिश है। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो डर्टी पिक्चर देखना बनता है बॉस। लेकिन भोजपुरी फिल्मों का जहाँ तक सवाल है, मुझे आज भी याद है कि मनोज तिवारी जी बिग बॉस में हुआ करते थे। तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि वीना जी आप भोजपुरी फिल्मों में ज़रूर काम करिएगा बिग बॉस के बाद। और मैं उनको कहती थी कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और आप यकीन कीजिए कि बॉलीवुड से ज़्यादा शायद मुझे रीजनल फिल्मों में इसलिए काम करना ज़्यादा पसंद है, जैसे साउथ की फिल्म्स हैं, अभी कन्नड़ा फिल्म में करी हूँ, क्योंकि इन फिल्मों में किसी भी एक्टर को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। लिहाजा हाँ क्यों नहीं, कोई भी अच्छा बैनर, कोई भी अच्छी स्टोरी आएगी भोजपुरी
की तरफ से तो मैं ज़रूर करूँगी। जरूर करेंगी। लेकिन बीना मलिक, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, आप क्या क्या करेंगी? आप कॉमेडी करती रही, फिल्में कर रही हैं, हिंदी में, कन्नड़ में, इंग्लिश में भी आप मेरे ख्याल से एक फिल्म अभी कर रही हैं। जी, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। जी बिल्कुल। वन बॉलीवुड में रही है, मगर उसमें हॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं। तो क्या है ये, आपको बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है इसलिए है, या चूंकि जो चीज़ आप करना चाहती हैं एग्जैक्टली उसमें अभी तक आपका करियर उस तरह से शेप नहीं ले पाया है, इसलिए ये डाइवर्जन होते हैं? असल में मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं कि मैं आर्टिस्ट होने के नाते मैं बहुत ही लालची इंसान हूँ, मैं बहुत ही एक ग्रीडी एक्ट्रेस हूँ। और मैं आज आपके सामने ये कन्फेशन करूँगी कि मुझे इस कदर लालच है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हर अच्छा काम करूँ, और इसके साथ साथ मैं ख़ुद को डिस्कवर करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं और आप सोचते हैं अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ। जैसे कन्नड़ा फिल्म में डांस करना मेरा ख्वाब ज़रूर था कि मैं साउथ की फिल्म का कोरियोग्राफी बहुत अमेजिंग है, लेकिन जब करके देखा तो आप यकीन करिए कि मैं 2-3 दिन तक चल नहीं पा रही थी सही। इसी तरह कन्नड़ा लैंग्वेज बोलना, इसी तरह गाना गाना, मैं समझती हूँ कि इस वक्त मेरा 100% से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन मेरे करियर के ऊपर है। मगर हाँ, ये बात भी आपकी सच है कि जो मेरा ड्रीम रोल है या जो मेरी डेस्टिनेशन है वहाँ पर अभी मैं पहुँची नहीं हूँ। ये तो सिर्फ ट्रांजिट है अभी, ये तो अभी मंजिल का रास्ता है, मंजिल नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं से बॉलीवुड आपको उस तरह से स्पेस नहीं दे पा रहा है, उस तरह से पनाह नहीं दे पा रहा है, इसलिए तो कहीं बीना मलिक जो है इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रही है, कन्नड़ में, भोजपुरी में, इंग्लिश में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि बॉलीवुड में पेनिट्रेट करना और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना, आपको पता है कि ठीक है स्टार सिस्टम चलता है, स्टार्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, मगर एज एन एक्टर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे मालूम है कि आप मुझे किसी नई से नई इंडस्ट्री में भी आप वीना मलिक को छोड़ दीजिए, वीना मलिक अपनी जगह बना लेगी। शायद अगर ये मैं कहूँ कि बॉलीवुड में अगर 2 सालों में मैंने 5 बॉलीवुड फिल्म्स अभी मुकम्मल किए हैं अपने, तो मैं समझती हूँ कि हाँ, मुझे सब कुछ प्लेट में रखा नहीं मिला है, मैंने बहुत मेहनत की है। और बॉलीवुड आसान नहीं है, बॉलीवुड का सपना देखना आसान है, मगर उस सपने में जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इन्हीं मुश्किलात पर मैं जो है समझना चाहता हूँ, वीना मलिक खूबसूरत है, वीना मलिक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में भी एक्सपर्ट है, वीना मलिक जो है ड्रामा क्वीन है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वीना मलिक क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं जहाँ तक उनको होना चाहिए था, या जहाँ तक वो पहुँचना चाहती हैं? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझती हूँ कि सिर्फ कंट्रोवर्सीज या आपके बारे में अगर बातचीत की जाए बगैर काम के तो उससे आप कहीं पहुँच पाते। क्योंकि देखिए, अगर आज तक जितने भी बातें वीना मलिक के बारे में हुई हैं वो मेरे काम से मुतालिक हुई हैं, चाहे वो बिग बॉस था, चाहे वो डर्टी पिक्चर है, चाहे वो मुंबई 125 किलोमीटर से है, चाहे सुपर मॉडल है। असल में अगर आप इन कंट्रोवर्सीज में जाकर के देखें तो हर कंट्रोवर्सी टू सम हाउ, चाहे वो स्वयंवर की बात हो, वो मेरे काम से जुड़ी है, वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी नहीं है। लिहाजा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 2 साल के अरसे में 5 फिल्म्स मुकम्मल करना, 2 वर्ल्ड कप्स को होस्ट करना और फिर इतने सारे इवेंट्स करना, आई थिंक अगर मैं खबरों में रही हूँ 2 साल में तो मैं किसी न किसी अपने वजह से, अपने काम की वजह से रही। निश्चित रूप से काम की देखिए आपके पास कमी नहीं है, काम की बिल्कुल, आपके पास कमी नहीं है, क्वालिटी वर्क की मुझे लगता है कि शायद आप भी महसूस करती होंगी। देखिए, बॉलीवुड में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। आपको मालूम है कि बॉलीवुड में सबसे पहले तो स्टार सिस्टम है, उनके बच्चों को ही आगे वेलकम किया जाता है। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं सब स्टार्स के बच्चे आ रहे हैं, स्टार्स उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, और यही बॉलीवुड में चलता है। हाँ, एक्सेप्शनल चंद एक केसेस हैं जो इस ग्रुप से बाहर से आते हैं और बॉलीवुड में अपना मकाम बनाते हैं। हाँ, अगर आप मुझे इस नज़र से देखें कि वीना मलिक जो कि एक हिंदुस्तानी भी नहीं है, एक बाहर से आती है लड़की और इस वक्त बॉलीवुड में अगर काम कर रही है, और आप ये देखें कि बॉलीवुड में मैं जितने भी फिल्म्स कर रही हूँ सब फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स कर रही हूँ और मैं अपनी टर्म्स पे काम करना चाहती हूँ। देखिए, मेरी कोई ग्रुपिंग नहीं है, मेरी कोई लॉबी नहीं है, मैं लोगों को अप्रोच नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि जिसको मेरे साथ काम करना है वो मुझे अप्रोच करे, लेकिन मैं 100% कोऑपरेटिव भी हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ, मगर इसके साथ साथ मैं अपनी टर्म्स पे काम करती हूँ। जैसे कि अगर आप मुझे कोई लव स्टोरी का ऑफर आएगा जिसमें एक हीरो है, हीरोइन है और मेरे 2 गाने हैं और 4 हीरो के साथ सीन्स हैं और वो एक बहुत बड़ा एक्टर है, तो मैं कभी वो फिल्म नहीं करूँगी। बजाय ये कि मैं वो फिल्म करूँगी जिसमें हीरोइन का मेन लीड है, उसका बहुत सारा काम है और जो मेल एक्टर है उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है। सो जब आप अपनी टर्म्स पे भी काम करेंगे, जब आप आउटसाइडर भी होंगे, आप बहुत स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, अगर इन तमाम चीज़ों को आई थिंक देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ बॉलीवुड में। नहीं, निश्चित रूप से पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में आपने एक मुकाम तो कायम कर दिया है, और कहीं इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद आप अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान के लोगों से कुछ दूर भी हो गई हैं। असल में मैंने
पाकिस्तान के लोगों से अपने से रब्ता रखा हुआ है। हाँ, एक ग्रुप पाकिस्तान का, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के मुझसे इसलिए नाराज़ हैं कि आपके पास टैलेंट है, आप इंडिया में क्यों काम कर रही हैं, हमारे मुल्क में आपको ज़रूरत है। लेकिन देखिए, एक एक्टर को ग्रो करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। जैसे कि मैं फिर सिनेमा में काम करना चाहती हूँ, मगर पाकिस्तान में एज सच सिनेमा इंडस्ट्री नहीं है। मैं अपनी एक्टिंग एबिलिटीज़ कहाँ दिखाऊंगी? पाकिस्तान में शोज़ तो मैं करती हूँ। अभी मैंने एक रिलीजियस शो किया था, उस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। हाँ, पाकिस्तान के लोग मुझे देखना चाहते हैं, वो मुझसे नाराज़ भी रहते हैं कि मैं इंडिया में क्यों ज़्यादा काम करी, मुझे पाकिस्तान में काम करना चाहिए। मगर मैं समझती हूँ कि एक एक्टर होने के नाते या कोई भी शख्स होने के नाते, आज आपको यहाँ पर जॉब मिली है, कल आपको इससे अच्छी जॉब मिलेगी, आपको बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, बेहतर पैसा मिलेगा, तो आप वहाँ पर जाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इन सब चीज़ों के बावजूद मैं पाकिस्तान का ही नाम रोशन कर रही हूँ। शायद मैं वाहिद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हूँ जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस वक्त काम कर रही हूँ। नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में जो आपको टारगेट किया जाता है वो सिर्फ हिंदुस्तान में काम करने की वजह से टारगेट किया जाता है, या इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ की जो मर्यादाएं हैं उन पर कहीं से आप खरी नहीं उतरती, कई बार आप उनको तोड़ देती हैं, इसलिए वो लोग नाराज़ हैं। देखिए, बहुत सारी मुझसे गिले शिकवे मेरे लोगों के हैं। पाकिस्तान में दो तरह के लोग बसते हैं, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स, और आपको पता है कि वो सब हिंदुस्तान में भी हैं। जी। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं यहाँ पर, मगर यहाँ पर आप देखें कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, चाहे वो एक्टर है या एक्ट्रेस है। पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि हाँ, सिर्फ एक वजह ये नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में काम कर रही हूँ, और मैं समझती हूँ वो किसी भी एक्टर का राइट होता है। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि बहुत सारी और वजूहत हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि सर्टन रीजंस को लेकर औरत को टारगेट करना सही बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप मज़हब की बात करें या अगर आप ये कहें कि एक लड़की जो है अपने कल्चरल लेवल पर पूरा नहीं उतरती है, तो पाकिस्तान में लड़कियां स्कर्ट भी पहनती हैं, पाकिस्तान में लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं, पाकिस्तान में एलीट क्लास भी बसती है, पाकिस्तान में पार्टीज़ भी होती हैं, पाकिस्तान में लिबरल्स भी रहते हैं, और मैं लिबरल क्लास को रिप्रेजेंट करती हूँ, मगर मेरी सोचें कंजर्वेटिव भी हैं। 18 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में बसते हैं। हाँ, 18 करोड़ लोगों में से 18 करोड़ सोचे हैं कि वीना मलिक को अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए, लेकिन वीना मलिक की ज़िंदगी एक है, मैं 18 करोड़ ज़िंदगियाँ नहीं जी सकती। लिहाजा पूरे लोग मुझसे खुश नहीं हो सकते हैं, लिहाजा बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे नाराज़ रहते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक ज़िंदगी जीनी है और मुझे वीना मलिक की ज़िंदगी जीनी है। मैं 18 करोड़ लोगों की ज़िंदगी नहीं जी सकती, और ये बात हमारे लोगों को समझनी चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से वीना मलिक जो आप कह रही हैं उसमें, उस दलील में दम है, लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ हाँ। कि एक FHM मैगज़ीन है, उसमें आपने न्यूड फोटोग्राफ जो है कवर पे छपवाई, तो आपको लगता है कि एक लिबरल सोसाइटी में भी इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए? FHM का जो मामला है, जी जी, पहले दिन से मैंने कहा था कि ये तस्वीरें जो हैं मेरी रियल तस्वीरें नहीं हैं। ओके। मैंने शूट किया था FHM के लिए, मगर जो कवर के ऊपर तस्वीर डाली गई थी उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से तब्दीली की गई थी। आप ये देखें कि रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीरें भी मॉर्फ हुई, विद्या बालन की भी मॉर्फ हुई। तो लोगों को समझना चाहिए कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, हाँ, मगर इसके अलावा मैं समझती हूँ कि मेरी अपनी हदें हैं। मैंने हमेशा उन हदों में रह करके काम किया है, और FHM का कवर ना ही वो न्यूड था, ना ही वो टॉपलेस था, उसको न्यूड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। और आई थिंक आज के दौर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर गई है कि कोई भी कैसे भी आपकी तस्वीरें बना के कवर पर डाल सकता है। निश्चित रूप से वीना, हम आपकी इस बात को मानते हैं। तो जो आपके बेयर आर्म पर जो लिखा हुआ था ISI, क्या वो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मॉर्फ की हुई थी? बिल्कुल। आइडिया ये था कि मेरा अपर पोर्शन जो होगा बॉडी का, उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के टैटूज होंगे। उन टैटूज में शामिल था आई एम मी, हॉट, सेक्सी, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, इस तरह के बहुत सारे और टैटूज थे, और साथ में एक टैटू ISI करके भी था। आपने देखा होगा कि ISI अगर इंडिया में गूगल करो तो आपको तो खैर मालूम ही है कि हेलमेट्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर एक स्टैंप आपको दिखती है ISI की। वो इंडिया गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्टैंप है। जब कोई चीज़ अप्रूव्ड होती है क्वालिटी में तो उसको कहते हैं ISI का स्टैंप लगा। सो बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि मेरे पूरे बॉडी पे बहुत सारे टैटूज होंगे, और आइडिया ये होगा कि वीना मलिक इज अप्रूव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट जब मेरी तस्वीर उन्होंने कवर के ऊपर डाली, उन्होंने उसके ऊपर सिर्फ ISI का टैटू डाला और मेरे तमाम के तमाम कपड़े मॉर्फ कर दिए। देखिए, आज अगर
मैं यहाँ पर साड़ी पहनकर बैठी हूँ जी। और अगर आप मेरे कपड़ों में तब्दीली कर दें तो पूरे का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। लिहाजा भरे हुए शीशे के साफ ग्लास में अगर एक कतरा आप काली स्याही का डाल दें तो पूरा ग्लास का रंगत बदल जाता ठीक है, आपकी इस बात को मान लिया, लेकिन आपकी बात से एक सवाल पैदा हो गया। जो ऑलरेडी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है, जो ऑलरेडी सेक्सी है, जो ऑलरेडी स्मार्ट है हर तरह से, उसको अपने बॉडी पर इस तरह के टैटूज छपवाने की क्या जरूरत है? सेक्सी, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वेल आइडिया, द थीम जो हमें मैगजीन ने भेजी थी FHM ने, वो कुछ थीम ही ऐसी थी कि पूरे बॉडी के ऊपर फ़र्क तरह के जो कि मेरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे उस तरह के टैटूज होंगे। कभी आप गुलाब का फूल रखा होता है, आप उसको गुलाब का फूल कहते हैं, मगर फिर भी उसके नीचे लिखा होता है ये गुलाब का फूल है। तो आई थिंक इट वाज जस्ट अ आइडिया ऑफ अ शूट जो कि मुझे अच्छा लगा, मगर जो उन्होंने तस्वीर प्रिंट की दैट वाज नॉट द होल आइडिया। और आपने जो है अभी एक फिल्म भी मेरे ख्याल से की है, दाल में कुछ काला है जी, और उसमें भी आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे लगता है कि पूरी दाल ही काली हो गई। वेल उस तस्वीर में आई एम वेयरिंग अ बिकिनी पहनी हुई है और आगे से मैंने पैसों से कवर किया हुआ है। असल में जो हमारे डायरेक्टर हैं आनंद बलराज जी, उन्होंने मुझे कहा कि वीना जी, दिस इज़ द काइंड ऑफ पोस्टर आई वांट। अब नेचुरली जब आप एक एक्टर होते हैं, आपको अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पूरी टीम के हिसाब से आपको चलना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये तो पूल का सीन है मगर मैं इसमें बुर्का पहन के स्विमिंग करूंगी। यू नो, दे वांटेड अ पोस्टर लाइक दैट एंड आई थिंक दैट वाज क्वाइट जस्टिफाइड। मैंने बताया कि हाँ, रिक्वायरमेंट थी पोस्टर की, डायरेक्टर को सिर्फ पैसे चाहिए थे और वो कपड़े नहीं दिखाना चाहते थे, बट माई कम्प्लीटली बॉडी वॉज, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी वॉज कवर्ड। सो या दैट वाज क्वाइट बोल्ड, बट आई थिंक इस तरह के पोस्टर्स बॉलीवुड में तो काफ़ी नॉर्मल बात है। नहीं, आपके पास हर चीज़ के लिए दलील है, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता मैं हूं। दलीलों में अच्छी हूँ ना। बिल्कुल, आपकी भाषा भी, आपकी ज़ुबान भी बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में लोग उर्दू को बहुत पसंद करते हैं और आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। थैंक यू सो मच। लेकिन हिंदी के लिए आई थिंक बिग बॉस में मैंने काफ़ी हिंदी सीखी। मुझे आज भी याद है जब पहले दिन मुझे बिग बॉस ने बुलाया कन्फेशन रूम में, तो उन्होंने मुझे कहा कि पुरुष और महिलाओं से आप जाके ये बात करिए। एंड आई वाज लाइक, बिग बॉस पुरुष क्या है और महिला क्या है? तो मुझे आज भी याद है, मैंने काफ़ी हिंदी सीखी, मगर मेरे दिल में हिंदी के लिए भी बहुत इज्जत और एहतराम है और मैं हिंदी सीखने की कोशिश करी हूँ, काफ़ी भाषा सीख गई हूँ। आपने बिग बॉस में रहते हुए हिंदी ज़्यादा सीखी या प्रेम ज़्यादा सीखा? प्रेम ज़्यादा सीखा ना? जी बिल्कुल। आई थिंक उर्दू वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सीखी, क्योंकि एक दफ़ा सलमान जी भी ने कहा कि वीना जी, आपने तो पूरे हिंदुस्तान को उर्दू बोलना सिखा दी है। और मैं समझती हूँ कि उर्दू सिर्फ हमारी ज़बान नहीं है, पाकिस्तान की ज़बान नहीं है। आप ये देखिए कि लखनऊ में, और हमारा आगाज़ तो एक ही है ना, हम तो एक ही थे। बिल्कुल। तो उर्दू तो हमारी ज़बान भी है, हिंदुस्तान की ज़बान भी है, लेकिन हिंदी भी हमारी ही ज़बान है। और मैंने काफ़ी लफ्ज़ सीखने की कोशिश की, मगर हाँ, बिग बॉस में इश्क मोहब्बत भी काफ़ी सीखी मैंने। बहुत ज़्यादा आपने सीख लिया, और आपने इतना सीख लिया कि उससे भी पाकिस्तान में एतराज़ होने लगा। सोचे, अब हाल देखें कि एक लड़की है जो लड़ाई नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है, कहीं पे बॉम्ब नहीं फोड़ती है, प्यार करती है, उस पर भी लोगों को एतराज़ है। हाँ, नहीं, प्यार करने पर एतराज़ था, लेकिन उस प्यार में उन लोगों का ये कहना था कि आप हद से कुछ ज़्यादा आगे चली गई थी। देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि आप अभी भी अगर बिग बॉस के सीज़न 4 को आप उठा के देखें, शायद जितने भी मर्तबे मैंने अश्मित पटेल को हग किया होगा या उन्होंने मुझे हग किया होगा, आप आज भी उन लम्हात को उठा के देखें, वो सब लम्हात बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही प्योर थे। हाँ, जब आपके पास कैमरा की डिफरेंट वेराइटी ऑफ एंगल्स होती हैं, अब आप और हम यहाँ बैठे, इस कैमरे से हम दूर दूर नज़र आ रहे हैं, मगर उस कैमरे से हम एक दूसरे के करीब नज़र आ रहे हैं। तो कैमरा एंगल से खेलना मीडिया का काम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज भी उस तमाम जज्बे की मेरे दिल में इज्जत है, मेरे दिल में एहतराम है। मैंने बहुत साफ दिल से उनके साथ ही शुरू किया था। चूंकि आप कैमरा एंगल के बारे में बता रही हैं, तो मैं टेलीविज़न का पत्रकार हूँ, मुझे भी इन चीज़ों की जानकारी है। कई तस्वीरें ऐसी थी जिसमें मुझे लगता है कि इस तरह का खेल हो सकता था, लेकिन कुछ तस्वीरें, जैसे एक वाइट कंबल के भीतर, उसमें कैमरे ने क्या किया? असल में देखें, जनवरी का ज़माना था वो, लोनावला में। आप इमेजिन करें, आप सोचें कि लोनावला में जनवरी के महीने में रात को 12-1-2 बजे सर्दी कितनी बढ़ जाती है। जी। बहुत शदीद सर्दी। पहले ही बताया कि सर्दी आपको भी लगती है। बिल्कुल। और आपको ये भी पता होगा कि उस वक्त बिग बॉस ने हमसे कपड़े ले लिए थे। अब मेरे पास क्या बचा था, शायद पतली सी 1-2
टी शर्ट और शॉर्ट्स या टाइट्स। बिग बॉस ने हमें टास्क दिया कि अश्मित पटेल और बीना मलिक सारी रात बाहर बैठेंगे, दिवाली के दिए बुझने नहीं देंगे और बाहर वो बैठेंगे। अब जब आप बाहर सारी रात बैठेंगे, आप कंबल में तो बैठेंगे ना, तो कंबल में हम दोनों सिर्फ बैठे थे। जब आपके दिल में चोर नहीं होता तो चाहे आप कंबल में बैठें, चाहे आप कंबल से बाहर बैठें, आप नॉर्मल बैठते। मैं ज़रूर उनके साथ कंबल में बैठी थी। अब पूरी रात बिग बॉस ने उसको किस किस एंगल से घुमा घुमा के म्यूज़िक लगा लगा के दुनिया को क्या दिखाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम पूरी रात, क्योंकि हमें टास्क दिया गया था कि हम सारी रात जागेंगे और काफ़ी सर्दी थी, सो बजाय इसके कि मैं मर जाती ठंड से, मैंने मुनासिब समझा कि मैं अश्मित पटेल के कंबल में बैठूं। और अश्मित पटेल के कंबल में बैठना, वहाँ कई सारे मौलानाओं को पाकिस्तान में मुझे लगता है इतना उत्तेजित किया, इतना उद्वेलित किया, इतने क्वेश्चंस आप पर रेज हुए कि आपने पाकिस्तान के एक चैनल में एक तरह से आपकी पेशी हो गई और उसमें आप जो है फफक कर रोई हैं। वो क्लिपिंग मैं आपको दिखाता हूँ। आज आपने ये अदालत लगाई है। अदालत वो होती है जो इंसाफ देती है। बड़े शौक से आपने अदालत लगाई, मेरे ऊपर इल्जाम की बारिश की, हर मर्द ने यहाँ पर खड़े होकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। क्या आपने किसी एक जगह पर खड़े होकर मुझे अप्रिशिएट किया? क्यों? वाई? बिकॉज आई एम अ वुमन। एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में आई एम अ वुमन। क्या कुछ नहीं होता इस मुआशरे में? मुझे बताइए। इंटरनेट की क्लिक देखिए, जाइए देखिए अपर क्लास में क्या होता है, कॉलेज की लड़कियां क्या करती है, क्या होता है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपको लगता है कि हमें नहीं मालूम कि हमारे घर में क्या हो रहा है? हम इन चीजों से आगे क्यों नहीं बढ़ते? वाई कांट वी स्प्रेड लव, पीस, हार्मनी एंड अ रिलेशनशिप? वाई जस्ट वॉर? सिर्फ इल्जाम तराशी क्यों? अगर मैंने कुछ गलत किया, आप लोगों को मुझसे गिला था, तो जो मैंने अच्छा किया उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए मेरे साथ? क्या आपको सचमुच लगता है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब हैं, मुनासिब हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और पाकिस्तान के जो लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, वो कहीं से कट्टरपंथी हैं और आपको समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से? जब कल्चर की बात औरत के हवाले से आती है, तो अगर औरत छोटे कपड़े पहनती है तो तहजीब का मामला आ जाता है, कल्चर का मामला आ जाता है, मज़हब का मामला आ जाता है। हमारा कल्चर और हमारा मज़हब तो खून बहाने की भी इजाज़त नहीं देता। फिर मुसलमान मुल्कों में क्यों खून बहाया जा रहा है? क्या वो इस्लाम के मनाफी नहीं है? इस्लाम में, हमारे मज़हब में, हमारे कल्चर में शराब पीना हराम है, मगर मुस्लिम कंट्रीज़ में शराब की कंजम्पशन होती है। बिल्कुल। औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम दिया गया है मेरे मज़हब में और हमारे कल्चर में, लेकिन आज भी औरत के मुंह पे तेज़ाब फेंका जाता है, आज भी औरत का रेप किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात नहीं होती। मगर जब एक औरत एक एक्ट्रेस होती है और उसको अपने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, या वो अपनी मर्जी से भी छोटे कपड़े पहनती है, मगर वो किसी का खून नहीं बहा रही है, किसी को रिश्वत नहीं दे रही है, किसी का दिल नहीं दुखा रही है, किसी का माल नहीं खा रही है, तो वहाँ पर जो मज़हब के अलंबरदार हैं और जो कल्चर के अलंबरदार हैं, वो खड़े होकर क्यों तड़पना शुरू हो जाते हैं? आपने एक बड़े सवाल को छेड़ दिया, उस सवाल पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ आपसे कि आपने औरत की किसी मर्यादा को नहीं तोड़ा? बिल्कुल नहीं, नो, नहीं तोड़ा। बिल्कुल। तो आपने जो सवाल खड़ा किया कि आप खून बहाना बंद कीजिए, आप जो है शराब बंद कीजिए, आप इस तरह की चीज़ें जो हिंसा है उस चीज़ को आप बंद कीजिए, क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान इन दिनों इस तरह के लोगों की गिरफ्त में आ गया है जो बहुत सारा खून बहाना चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारा जो सोशल सेटअप है जो मुआशरे का, वो बहुत तकलीफ से दो चार है। हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, मगर हम टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। हमारे मुल्क में रोज़ाना लाखों जानें जा रही हैं। हमारे मुल्क में मुआशरे में जो है एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का मादा कम हो रहा है। जिस तरह से हमारे मज़हब, हमारे कल्चर ने कहा है कि एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम करना सीखें, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना सीखें, वो कम होता जा रहा है। यकीनन हमारी गवर्नमेंट को और हमारे मुल्क को बहुत सारी इस वक्त तकलीफ़ों का सामना है, मगर उसमें आम आवाम किसी तरह भी जिम्मेदार नहीं है। आपको अगर आवाम की जिम्मेदारी थी तो इतनी कि आवाम ने सही हुक्मरान नहीं चुने। हमारा मुल्क जो है वो सालों से आज तक कोई अपना स्टेबल जो है सोशल या फिर पॉलिटिकल सेटअप नहीं बना पाया। हमारी लक इस मामले में ख़राब रही है कि हमें आज भी कोई भी डेडिकेटेड लीडर आज तक नहीं मिला है।
इसीलिए हम आज तकलीफ से दो चार हैं। और यहाँ पर मैं अपने लोगों के लिए दिल में बहुत दर्द और तकलीफ महसूस करती हूँ, मगर हमारे लोगों को इस वक्त खड़ा होना चाहिए, उनको अपने लिए सही हुक्मरान चुनने चाहिए, उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, औरतों पर जो हमले हैं, वो सारी इन वजहों से है क्योंकि वहाँ का हुक्मरान साफ सुथरा नहीं है। देखिए, दुनिया में जहाँ भी कहीं पे तकलीफ़ों से दो चार है ज़माना, जब मुआशरे में बदअमनी होगी, जब मुआशरे में कत्लो गारत होगा, जब मुआशरे में बैलेंस नहीं होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हुक्मरान। हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी कि वो हमें अच्छा फ्यूचर देते, हमें मुस्तकबिल देते, हमें पुरअमन मुआशरा देते, जो कि उन्होंने नहीं दिया, जो कि उन्होंने नहीं दिया। मगर यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए सही लोग चुने। ताली दोनों हाथों से बचती है। आप गलत लोगों को चुनेंगे और उनसे सही चीज़ की तवक्को करेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना। आपसे इन सीरियस बातों का और हल्की फुल्की बातों का सिलसिला अभी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बीना से पूछेंगे कुछ और ज़रूरी सवाल, कुछ और दिलचस्प सवाल, और ऐसे सवाल जो अगर आप भी वीणा मलिक से मिलेंगे तो ज़रूर पूछना चाहेंगे। मुहामुही के प्रायोजक हैं अंगीठी फाइन डाइनिंग एंड बैंक्वेट हॉल, पटना।